शहजाद इकबाल साहब, ब्रेक के दौरान हम ये बात कर रहे थे कि हिलरी क्लिंटन ने भी इलेक्शन लड़ा और वो उनका रंग वो नहीं था जो कमला हैरिस का है, इसके बावजूद वो शिकस्त खा गई। तो कमला हैरिस जो हैं उनको बतौर एक खातून उम्मीदवार के जिन चैलेंजेस का सामना है, आपको लगता है कि अमरीकी सोसाइटी जो है वो अपनी तमाम जो तासुबात हैं उनको बालाए ताक रखते हुए उनको इलेक्ट कर लेगी? भाई साहब, ये डिबेट जब होती है अमेरिका में तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ करती है। जब हिलरी क्लिंटन का मुकाबला था ट्रंप से तो उस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा डिबेट थी कि क्या अमेरिका तैयार है एक खातून प्रेसिडेंट के लिए। आज भी ये डिबेट हो रही है और अब तो क्योंकि वो अफ्रीकन अमेरिकन है, साउथ इंडिया से उनका ताल्लुक है, तो वो और ज़्यादा एक नया रंग उसमें आ गया है। हम देख रहे हैं वहाँ पर जितनी भी ब्लैक अमेरिकन वुमेन है ख़ासतौर पर वो सपोर्ट कर रही हैं कमला हैरिस को। लेकिन यही बात जो है डोनाल्ड ट्रंप के हक पे भी चली जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वाइट सुप्रीमिस्ट हैं फिर वो और ज़्यादा आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। और इवन जो ब्लैक अमेरिकन हैं मेन, वो भी अब काफ़ी बड़ी तादाद में सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये डिबेट मुझे इसलिए सरप्राइज़ करती है मीर साहब, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के मुकाबले में उतनी एडवांस्ड या लिबरल मुल्क नहीं, हम ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। लेकिन हमारे यहाँ 88 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन चुकी थी। आज मरीम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर है, बल्कि शायद अयूब खान के इलेक्शन में धांधली ना होती तो फातिमा जिन्ना पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म हो जाती। जाकिर नाइक साहब को भी पाकिस्तान बुला लेते हैं, वो कहते हैं जी औरत को हुकूमत नहीं करनी चाहिए। जी जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे शायद हमें फातिमा जिन्ना की सूरत में एक वज़ीर आज़म मिल सकता था 60s में, प्रेसिडेंट। तो उस वक्त ये डिबेट जब अमेरिका में आज भी होती है 21वीं सदी में, बल्कि 2024 में कि खातून एक प्रेसिडेंट बन सकती है, तो मुझे ये बड़ा सरप्राइज करती है। अच्छा शाहजेब खानज़ादा साहब, एक इमिग्रेशन के अलावा भी एक इशू है अमेरिका के इलेक्शन में, वो है अबॉर्शन। उस पे दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनके मौक़िफ़ में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है। क्या आपके ख्याल में ये इशू पाकिस्तान में भी डिस्कस हो सकता है कि नहीं? ये पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस होनी चाहिए, जिसमें एक अगर आप अबॉर्शन के इशू के हवाले से कह रहे हैं, खैर उस पर मैं बात नहीं कर रहा, मगर जो दूसरे मामलात हैं जिसमें फैमिली प्लानिंग के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं वो डिस्कस नहीं हो सकते। पाकिस्तान में तो सेंसरशिप का अलग ही आलम है, मगर जो अबॉर्शन का इशू है ये ज़ाहिर कमला हैरिस के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पर वो अपने आप को पिच कर रही हैं और अपने जो सपोर्ट बेस है जिसमें ख़ासतौर पर खातून वोटर्स हैं उसके ऊपर बात करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक ख़वातीन की बात हो रही थी, उसमें ज़ाहिर एक जो मामला है वो ये है कि जो हिलरी क्लिंटन साहिबा हैं, एक तो खातून का इशू भी था, और जो शेदी बात कर रहे हैं शहजाद इकबाल बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तो बहुत पहले हमने खातून वज़ीर आज़म देखी। अगर ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन होता तो अयूब हार गए होते कायद-ए-आज़म की बहन के हाथों, मगर इस सब में जो हिलरी क्लिंटन साहिबा हैं, एक तो उनका खातून होने के साथ साथ ये भी मसला था कि वो 40 साल एक्सपोज थी, उनका पॉलिटिकल करियर एक्सपोज था, जिसकी वजह से उनकी अपनी पर्सनल डिसलाइक, और उनका एक मसला बिल क्लिंटन भी थे, और फिर दूसरा मसला ये था, मगर उसके बावजूद जो पॉपुलर वोट है वो 30 लाख ज़्यादा लिया था हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप से, मगर वो इलेक्टोरल वोट्स में हार गई थी, और ज़ाहिर उन स्टेट्स में हार गई जो कि बाकायदा तौर पर ब्लू स्टेट समझी जाती थी। और पेंसिल्वेनिया 1992 से 2016 तक एक डेमोक्रेटिक स्टेट थी, पहली दफ़ा 2016 में ट्रंप वहाँ से जीत गए, जिसकी वजह से अब वो एक स्विंग स्टेट बन गई है। और दोनों ने अपना आखिरी टाइम जो है कमला हैरिस ने भी और ट्रंप ने वहीं गुजारा है। $10 अरब खर्च हुए अमेरिकन इलेक्शन में, जिसमें से $1.2 बिलियन से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ पेंसिल्वेनिया में दोनों ने खर्च किए हैं। इतनी इंपॉर्टेंट ये स्टेट है और ख़ासतौर पर उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमला हैरिस के लिए, अगर उन्हें व्हाइट हाउस पहुँचना है। साहब, पिछला जो इलेक्शन था उसमें तो ट्रंप साहब ने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया था, तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि कमला देवी जीत जाती है तो ट्रंप साहब इल्ज़ाम लगाएंगे धांधली का या नहीं लगाएंगे? मेरा ख्याल है इल्ज़ाम तो वो लगाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अमेरिका में अब ये टॉलरेट किया जाएगा। हमने देखा है कि ट्रंप साहब ने जब उनके लोगों ने हंगामा किया तो उसके बाद उनको सज़ाएं मिली, और अभी भी ट्रंप साहब के बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। और कोई भी स्टेट आपने बरतानिया में देखा कि उन्होंने किस तरह से शरपसंदों को सज़ाएं दी, जिसने रीट्वीट किया उसको भी सज़ा दे दी, और एक जोवेनाइल यानी वहाँ 9 उम्र बच्चों को सज़ाएं नहीं दी जाती, वो भी। तो लॉ एंड ऑर्डर एक अलग इशू है, सियासत एक अलग इशू है। तो मेरा ख्याल है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की तरफ गए तो वो USA की रियासत या इस्टेब्लिशमेंट या वहाँ की जो दूसरी राइवल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो अलाउ नहीं करेगी। अच्छा, अब ज़रा वापस चलते हैं जी वाशिंगटन DC। व आयशा तंजीम साहबा से मैं पूछना चाहूँगा। आयशा तंजीम साहबा, ये बताएं कि ये जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कमला हैरिस जो हैं उनका खातून होना उनके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, आप क्या कहती हैं इस पर?
जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही बात की कि जहाँ तक ख़वातीन हैं और ख़ास तौर पे स्याफ़ाम ख़वातीन, उनके लिए तो कमला हैरिस ने एक नई, हमने देखा कि जैसे ही सदर बाइडन ड्रॉप आउट हुए और उन्होंने अपनी नॉमिनेशन एक्सेप्ट की तो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक नई लहर दौड़ गई, फंडिंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फंड रेजिंग हुई, लोगों ने वॉलंटियर करना शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि उनके खातून होने की वजह से उनको नुकसान भी हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल जो ब्लैक मैन, यंग ब्लैक मैन, जितनी तादाद में उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन को सपोर्ट किया था, उतनी फीसद शायद उतनी गर्मजोशी से उन्होंने कमला हैरिस को सपोर्ट नहीं किया। तो जो आपने डिस्कस किया वो बिल्कुल ठीक है कि इससे फायदा और नुकसान दोनों होगा। लेकिन ये जो अबॉर्शन का इशू है उस पर हमने देखा है कि यहाँ पे खवातीन बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल रही हैं और कुछ ऐसी खवातीन भी जो रिपब्लिकन हैं वो भी ये कह रही हैं कि इस इशू पे, लेकिन अगेन ऐसा इशू है जिस पे दूसरी साइड से भी लोग निकल रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि खवातीन बहुत ज्यादा इस इशू से मूव हुई हैं और ये इशू अमेरिका में एक बहुत बड़ा इशू, कमला हैरिस इसकी एक बहुत अपने आप को जो है ना अलमबरदार उन्होंने कहा है और इसका उनको फायदा भी हुआ है। अच्छा असदुल्ला खालिद साहब, ये जो इजराइल की जो गजा में जो वॉर चल रही है, जो जारहियत चल रही है, तो इस पर जो मुस्लिम अमेरिकन्स हैं, क्या वो किस तरफ जा रहे हैं? उनका ट्रेंड किस तरफ है? ट्रंप की तरफ है या कमला हैरिस की तरफ है? मेरे से बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और सबसे ज़्यादा जो फॉरेन पॉलिसी में अगर कोई चीज़ इशू बन रही है तो वो इस वक्त मुसलमानों के लिए तो खैर सबसे बड़ा इशू है ही है, गज़ा में जो जंग चल रही है। और उसकी वजह से जो मिशिगन, एक जो सबसे अगर हम समझें एक अहम स्टेट है, अहम स्विंग स्टेट है, उसमें मुसलमानों का वोट बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकता है। मिशिगन में मिशिगन के 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं और 15 इलेक्टोरल वोट्स को अगर हम डिवाइड जाके देखते हैं कि कितने वोटों से ये रियासत जीती जा सकती है, तो वो कुछ 1.5 लाख वोट से सदर बाइडन जो है वो पिछला इलेक्शन जीते थे 2020 वाला। तकरीबन 2.5 से 3 लाख मुसलमानों का वोट है वहाँ पे। अगर 2.5 से 3 लाख मुसलमानों का वोट जो है वो अगर तो एक ब्लॉक की सूरत में किसी की तरफ भी चला जाता तो वो एक विनर कैंडिडेट होता इस रियासत में। लेकिन चूंकि कुछ डिवाइड है, यहाँ पे एमगेज एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करता है और उसने कमला हैरिस को एंडोर्स किया था इस मामले में, ये कहते हुए कि जो इंटरनल इश्यूज हैं हमारे, उस पर हमारी जो पॉलिसी है कमला हैरिस की उससे हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल इश्यूज, जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, उस पर हम समझते हैं कि आगे जाके बात हो सकती है, इनके साथ इतना क्वेश्चन है। लेकिन इसके अलावा कल रात को भी अभी रिसेंटली 2 बड़े ग्रुप्स हैं जिन्होंने मिशिगन के अंदर, मुसलमानों के जो 2 बड़े ग्रुप्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को। तो अब इस एक डिवाइडेड वोट है लेकिन उसके बावजूद बड़ा अहम ब्लॉक होगा। तो मुस्लिम वोट का जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है वो या तो मिशिगन में आ सकता है जो सबसे ऊपर है स्विंग स्टेट्स में, और उसके बाद जो डिफरेंस आ सकता है वो जॉर्जिया की रियासत में आ सकता है। और जॉर्जिया की भी 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, लेकिन वहाँ पे एज सच कोई बहुत ज़्यादा मुसलमानों की तादाद नहीं है, तो एक वाहिद पॉपुलेशन नहीं समझ सकते कि हम उनकी वजह से एक डिफरेंस आएगा मुसलमानों की वजह से, इस ब्लॉक की वजह से। लेकिन 13,000 का थिन मार्जिन, लास्ट इलेक्शन जो था सिर्फ 13,000 वोट से जीता था सदर बाइडन ने। और ओवरऑल अगर हम इस रियासत की आबादी देखें तो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है इस रियासत की। तो अगर 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाली रियासत 13,000 वोट से जीती थी तो मुसलमानों का जो वहाँ वोट होगा वो भी मैटर करता है। तो एक गजा का इशू लीड ज़रूर कर रहा है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो चीज़ें हम देखेंगे कि इस इलेक्शन में रिफ्लेक्ट करती नज़र आएंगी। मिशिगन खास तौर पे इस लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ज़रा ये भी बताएं कि ये जो अमेरिका में टाइम जोन का डिफरेंस है, यानी कि 5-6 डिफरेंट टाइम है, इसका इलेक्शन के रिजल्ट पे क्या असर पड़ता है? रिजल्ट देखें, एक तो जिस तरह आपने अब सबसे पहले जो इलेक्शंस शुरू हो गए या पोलिंग शुरू हुई वो वर्मोंट में शुरू हुई, जो कि नॉर्थ इंग्लैंड की एक रियासत है, बिल्कुल ऊपर कनाडा के साथ कनेक्ट करती है, और वहाँ पे टाइम जोन सुबह 5 बजे वहाँ पे वोटिंग शुरू हो गई थी। कैलिफोर्निया में 10 और 11 बजे डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग जो है वो शुरू होती है और अभी शुरू होने वाली होगी जब हम ये बात कर रहे हैं। तो ईस्टर्न टाइम जोन के हिसाब से 10-11 कह रहे हैं, उनके अपने हिसाब से तो सुबह उनके हिसाब से वही 8 बजे शुरू होगी, तो वो डिफरेंस डेफिनेटली रहता है। इसका इंपैक्ट जब तक रिजल्ट्स की हम बात करते हैं तो काफ़ी रियासतें ऐसी हैं जो कि शाम तक हम ईस्टर्न टाइम जोन जो कि डीसी का टाइम है और इस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम है,
ईस्टर्न टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे जो शुरू में रियासतें जिन्होंने वोट डालने शुरू किए थे, जिनमें पोलिंग शुरू हुई थी, वहाँ से हम इनिशियल नताइज देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन कमीशन नहीं है, हर स्टेट अपना नतीजा जो है वो अलग से कंपाइल करती है, तो उसका नतीजा हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में मिलता है जब जाके सारी रियासतें कंपाइल करती हैं। और यहाँ पे मीडिया जो है, मीडिया आउटलेट्स रिजल्ट्स देती हैं, मीडिया आउटलेट्स की तरफ से रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस किए जाते हैं और तब जाके बाद में जो स्टेट्स हैं उनको इंडोर्स करती हैं और उसके बाद वो अच्छा, फेडरेशन में या फेडरल ये बड़ी अहम बात आपने की है, ये आपने बड़ी अहम बात की है